Welcome to my channel Manga Explanation. ज़ीक ड्रेकर से मिलिए। वह ड्रेकर हाउसहोल्ड में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स का है। लेकिन इससे पहले कि ज़ीक अपने फैमिली टाइटल को शो ऑफ करता, उसके परिवार ने उसे अनफिट समझा। उन्हें एक सोर्ड्समैन चाहिए था, लेकिन ज़ीक एक कर्स्ड हीलर निकला, ऐसा लड़का जिसकी कोई परवाह नहीं करता था। पावर की तलाश में ज़ीक कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और आखिरकार एक एंशिएंट रेलिक तक पहुंचा, एक ऐसा खजाना जो खुद एम्परर की भी चाहत था। लेकिन आखिर में एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस थीं कि उसकी हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस एंशिएंट रेलिक ने एक अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर किया जो उसे एक छोटी उम्र में वापस ले गया। इस नए एंशिएंट पावर के साथ उसका असली सफर ड्रेकर हाउसहोल्ड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द क्रेडल में शुरू हुआ। ज़ीक की कहानी में घुसने से पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ड्रेकर फैमिली 3 ग्रेट ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड्स में से एक है। यह शोहरत उनके एंसेस्टर तेरान ड्रेकर की वजह से है। वह हीरो जिसने हजारों साल पहले इविल ड्रैगन बहामुट को हराकर दुनिया को बचाया था। तेरान की जीत ने ड्रेकर हाउसहोल्ड की शोहरत की बुनियाद रखी। शायद अपने लिनियज की वजह से ड्रेकर ब्लडलाइन के हर डिसेंडेंट को ऑरा का ब्लेसिंग मिला है, जिससे वे आसानी से हाई लेवल ऑरा अनलॉक कर सकते हैं और नाइट्स की तरह पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन ज़ीक के आने तक सब ठीक था। अपने एंसेस्टर्स से अलग वह ऑरा यूज करने की एबिलिटी के बिना पैदा हुआ, एक ऐसी कमी जिसने उसे अपने ही परिवार में यूजलेस बना दिया। रेग्रेस होने के बाद ज़ीक अपने बेड पर आराम कर रहा है, बिल्कुल केयरफ्री। तभी सिस्टम विंडो उसे चौंका देती है। वह तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। लेकिन रूम को स्कैन करने के बाद जब कोई नहीं मिलता तो वह सोचता है कि शायद उसने बस इमेजिन किया है। लेकिन फिर और कुछ सिस्टम विंडोज खुलती है। इन सिस्टम विंडोज में से एक विंडो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल देती है। यह अनाउंस करती है कि ज़ीक की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल रिसीव की है और वह पूरी तरह से उसकी सोल का हिस्सा बन गई है। जल्द ही ज़ीक को सिस्टम के एक हिस्से पर अथॉरिटी भी मिल जाती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होते ही उसकी आईसाइट सिस्टम विंडोज से भर जाती है। पहली विंडो उसके ओवरऑल स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास, स्किल्स और एक यूनिक स्किल कैटेगरी जिसे ड्रैकोनियन स्किल कहते हैं। यह स्किल सिर्फ तब अनलॉक होगी जब वह 10 पॉइंट्स जमा करेगा, लेकिन अभी उसके कारमा पॉइंट्स 0 हैं। क्यूरियस होकर वह सिस्टम के साथ खेलना शुरू करता है और जल्द ही उसे यूज करने का तरीका समझ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस विंडो में दिखाए गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका क्लास स्किल है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह यह है कि क्लास स्किल्स यह शब्द ड्रैकोनिक लैंग्वेज का है जो इस जमाने में यूज नहीं होता। उसने अपने मास्टर से इसके बारे में सुना था। उसके मास्टर के मुताबिक एंशिएंट वर्ल्ड के लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से क्लासिफाई होते थे। हर क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते थे जो स्किल्स कहलाते थे। ज़ीक की क्लास हीलर है, इसलिए उसकी स्किल हीलिंग है। ज़ीक के अवेकन होने के बाद उसका मास्टर, जो एक महिला थी, उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसकी ट्रेनिंग मेथड्स हटकर थीं और उसे अभी भी वह अनबेरेबल पेन याद है जो उसने उस पर डाला था ताकि वह उसे हील कर सके। किसी भी हाल में ज़ीक डिसाइड करता है कि वह वेरीफाई करे कि क्या वह सच में एक हीलर है जैसे सिस्टम बता रहा है। जब वह अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में एक हीलर है। वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह 20s में हीलर बना था, तब उसकी ईथर हॉल अनलॉक हुई थी क्योंकि वह अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज नहीं कर सकता बिना ईथर हॉल के। इसका मतलब है कि उसकी ईथर हॉल पहले ही अनलॉक हो चुकी है और यह एक अच्छी खबर है। न सिर्फ वह अपनी सारी मेमोरीज के साथ पास्ट में वापस आया है, बल्कि उसके स्किल्स भी साथ आए हैं और यह उसे और भी एडवांटेजेस पोजीशन में डाल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करेगा ताकि वह जान सके कि और क्या सरप्राइजेस हैं। किसी ने उसका नाम पुकारा और दरवाज़ा खटखटाया। तुरंत वह सिस्टम विंडोज को साइड में पुश करने की कोशिश करता है ताकि कोई न देख सके, लेकिन इम्पेशेंट विजिटर बिना रिस्पॉन्स का इंतजार किए ही रूम में घुस जाता है। जो लड़का अंदर आया है वह ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर है। जाहिर है वह यह चेक करने आया है कि क्या उसका यंग मास्टर आने वाले इवेंट के लिए तैयार है। बिल्कुल, ज़ीक को कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस चीज़ के लिए तैयार होना है। यंग मास्टर का इस स्पेशल दिन को भूल जाना इस बटलर को और भी गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ ज़ीक को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी वह हमेशा डेकर से डरता था। चाहे उसका दिमाग 32 साल के इंसान का है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इस बॉडी में भरी हुई डर को नहीं हटा सकता। तभी एक क्लास स्किल एक्टिवेट होती है, कंपोज्ड माइंड। तुरंत ज़ीक का कांपना और उसके चेहरे का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। कंपोज्ड माइंड एक ऐसी स्किल है जो यूजर के मेंटल स्टेट को हर हाल में काम और कंपोज्ड रखती है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ज़ीक को यह काफ़ी आसान लगता है क्योंकि यह खुद ही एक्टिवेट हो सकती है।
इसी बीच बटलर अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने यंग मास्टर को आने वाले इवेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीक तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बटलर के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जीक आखिरकार ध्यान देने लगता है और एडमिट करता है कि उसे याद है, उसे क्लियरली याद है कि इवैल्यूएशन टेस्ट, जो पैंक्रेशन के नाम से जाना जाता है, क्या होता है। पैंक्रेशन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। सब एक ट्रेनिंग सिस्टम से गुजरते हैं जिसे द क्रेडल कहते हैं। यह ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और 5 साल तक चलती है। हर साल इंस्ट्रक्टर्स आने वाले हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करते हैं, स्वॉर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट के थ्रू। स्पेसिफिकली पैंक्रेशन एक नो होल्ड्स बार्ड कॉम्बैट है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते। ओपोनेंट्स टिपिकली इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स अपने एडवर्सरीज खुद चूज कर सकते हैं अगर दोनों पार्टीज अग्री करें। क्योंकि कोई रूल्स नहीं होते, इंजरीज कॉमन होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स जिंदा भी नहीं बचते। लेकिन क्योंकि यह कंपटीशन डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स एकेडमी में किस क्लास में प्लेस होंगे, बच्चों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ता है। पैंक्रेशन का दिन आखिरकार आ जाता है और स्टूडेंट्स एम्फी थिएटर में इकट्ठे होते हैं। सबके बीच में इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि आज पैंक्रेशन का दिन है। यह उनके इवैल्यूएशन का फाइनल पार्ट है। सभी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर की बात को ध्यान से सुनते हैं और उनका एंथुजियाज्म देखकर इंस्ट्रक्टर भी खुश होता है। यह आदमी असल में हेड इंस्ट्रक्टर पानेम मार्क है और बिना किसी देरी के वह चीजें शुरू करने का फैसला करता है। क्राउड में स्टूडेंट्स जीक को उनके बीच खड़े हुए नोटिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हंसी आती है कि जीक फिर से यहाँ है। उसकी पिछले साल की ह्यूमिलिएशन के बाद 2 स्टूडेंट्स के बीच ड्यूएल शुरू होता है और एक स्टूडेंट एरन ड्यूएल के शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एक अपरकट से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। लेकिन जब दूसरे स्टूडेंट्स इस क्विक फाइट को फैसिनेटिंग समझते हैं, जीक बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो ऐसे फाइट से डरता था, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में जो उसने फेस किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। जीक अपनी बारी का इंतजार करता है। एक और स्टूडेंट लियोन कॉनराड वेट कर रहा है कि वह जीक के साथ ड्यूएल करे। आखिरकार जीक की बारी आती है और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। जब जीक अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ रहा होता है, लियोन जीक को पिछले साल की ह्यूमिलिएशन याद दिलाता है। बिल्कुल, जीक उसे भूला नहीं है। उसे क्लियरली याद है कि कैसे उसने लियोन से माफ़ी मांगी थी। वह मेमोरीज पेनफुल है, लेकिन अब वह पास्ट में है। लियोन हमेशा से जीके का ओपोनेंट रहा है और जीक उसे अच्छी तरह जानता है, कैसे वह एक डर्टी प्लेयर है और किस तरह के बेकार फैमिली से आता है। जीके के लिए एक काटने वाला कुत्ता भी लियोन से बेहतर है। अपनी पास्ट लाइफ में जीक कभी अपने 4 सौतेले भाई बहनों से नहीं मिला, लेकिन उसके कई कजिन्स थे और उनमें से कई उसे बुली करने के लिए तैयार थे। अचानक लियोन जीक को फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने उसे पिछले साल बर्बाद किया था। वह जीक से पूछता है कि क्या इतनी ह्यूमिलिएशन काफ़ी नहीं थी कि वह पैंक्रेशन में पार्टिसिपेट न करे। लियोन उसे बहुत बातें सुनाता है, लेकिन जीक क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है और यह सब उसकी कंपोज्ड माइंड एबिलिटी की वजह से है। चाहे जीक काम है, लेकिन उसकी पेशेंस की भी एक लिमिट है। वह किसी को अपने बारे में बकवास करते हुए नहीं देख सकता। जीक का रिस्पॉन्स इस बास्टर्ड को और ट्रिगर करता है और इस बार लियोन जीक के सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फूलिश मूव का रिजल्ट सिर्फ एक सॉलिड पंच है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। यह ब्रूटल पंच जीक की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल की वजह से पॉसिबल हुआ। यह एबिलिटी ओपोनेंट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाती है और अगर अटैक फेल हो तो काउंटर का रिस्क होता है। खुशकिस्मती से जीक का पंच परफेक्ट लगा और काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वह बास्टर्ड अपने चेहरे को दबाते हुए दर्द से तड़प रहा है। जीक सोचता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे नॉकआउट करना था, लेकिन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। इंस्ट्रक्टर तुरंत इंजर्ड ब्रैड की देखभाल करने आता है और जीक को डांट लगाता है कि उसने मैच शुरू होने से पहले ही अटैक क्यों किया। लेकिन जीक सोचता है कि जब वह ऑलरेडी अरीना में खड़े हैं तो किसी के कमांड का इंतजार क्यों करें। पहले स्ट्राइक करने वाले को एडवांटेज मिलता है, इसलिए उसने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यह कहते वक्त उसकी किलर इंटेंट इतनी है कि इंस्ट्रक्टर भी कांपने लगता है। वहीं लियोन इंस्ट्रक्टर को अश्योर करता है कि सब फेयर है और बैटल शुरू करने को कहता है। अगर वह इस वक्त पीछे हटा तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। इंस्ट्रक्टर के सिग्नल मिलते ही लियोन तेजी से जीक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी का रिजल्ट एक और पंच है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। हैरानी की बात है कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं देता। लियोन पहले पंच का दर्द याद करके डर गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा तो उसका फूलिश कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वह सोचता है कि अगर वह डिफेंसिव पोजीशन में रहे तो जीक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। लियोन तुरंत नोटिस करता है कि जीक अपने लेफ्ट हैंड से काउंटर अटैक कर रहा है, इसलिए वह नीचे झुक जाता है। इस क्रिटिकल मोमेंट में वह जीक की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है
और उसे पकड़कर जमीन पर धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक लियोन को इतनी तेजी से हिट मिलता है कि हमें भी नहीं दिखा कि क्या हुआ। वह पत्ते की तरह कांपने लगता है। इंस्ट्रक्टर भी कम्प्लीटली बॉगल्ड है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसने अभी एक 12 साल के बच्चे को वह स्लिक मूव करते हुए देखा है। जब लियोन ने ज़ीक के काउंटर को डॉज किया और उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, इंस्ट्रक्टर को यकीन था कि लियोन जीत जाएगा। लेकिन ज़ीक ने लियोन की चिन पर पंच मारा और उसकी ग्रिप से बच गया। लियोन की गलती है कि उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया, या सोचकर कि उसने ज़ीक को पकड़ लिया है। लेकिन ज़ीक क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है। इस एग्जैक्ट और इफेक्टिव डैमेज के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रिसीजन चाहिए वह एक फीट है। इंस्ट्रक्टर सोच रहा है कि क्या यह सच में वही ज़ीक ड्रेकर है जिसे वह जानता था। दूसरी तरफ वह ब्रैटी बास्टर्ड उस ब्रूटल पंच के बाद बिल्कुल बिखर गया है। उसका दिमाग स्क्रैम्बल्ड है और रिएक्ट करने से पहले ही उसे एक और ब्लो मिलता है जो उसे ट्रिप कर देता है। लेकिन वह जल्दी से स्टेडी हो जाता है और अपने पंच से रिटेलिएट करता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर ज़ीक की एक और क्लास स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, हाइटेंड सेंस। यह स्किल थोड़ी देर के लिए उसकी परसेप्शन को बढ़ा देती है। इस स्किल की मदद से ज़ीक पंच को 960 फ्रेम्स पर सेकंड में स्लो मो में देख सकता है, जिससे उसे डॉज करना आसान हो जाता है। पंच के गुजरने के बाद ज़ीक लियोन की आर्म को पकड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन के नीचे का हिस्सा भी टूट जाता है। एक और स्किल एक्टिवेट होती है, प्रिसाइज स्टैब, जो ज़ीक को लियोन के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने में मदद करती है ताकि क्रिटिकल डैमेज हो सके। लियोन को जमीन पर पिन करने के बाद ज़ीक पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा लियोन उसे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन ज़ीक फिर भी पंच मारता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। इस बेरहमी से इंस्ट्रक्टर के साथ साथ देखने वाले लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनल हिट बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और इस छोटे से बैटल के बाद ज़ीक को एक सुकून का एहसास होता है। वह खुश है कि इस शो के बाद उसके दूसरे कजिन्स भी उसे परेशान करने से पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन अगर वह कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे तो ज़ीक उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा देगा। लेकिन लगता है कि यह सब इन बास्टर्ड्स में डर पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं था। एक बेवकूफ़ जेकेन ज़ीक को चैलेंज करता है और उसे अपना पैंक्रेशन ओपोनेंट चूज करता है। ज़ीक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि अगर जेकेन अकेला आएगा तो वह बोर हो जाएगा। इसलिए वह जेकेन को सुझाव देता है कि वह कुछ और स्टूडेंट्स को साथ ले आए ताकि चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएं। ज़ीक एक और स्टूडेंट लियम स्टोन को कॉल करता है और सजेस्ट करता है कि वह जेकेन के साथ आए। जाहिर है लियम सिर्फ जेकेन का चमचा है। यह सजेशन जेकेन के लिए एक मुंह पर थप्पड़ जैसा है। यह आइडिया कि उसे ज़ीक जैसे वीक से लड़ने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ज़ीक उसके बटन्स पुश करता रहता है जो इस ट्रैश को और गुस्सा दिला देता है। जेकेन अब ज़ीक की कुत्ताई करने का वेट कर रहा है। जब दोनों कंटेस्टेंट्स अरीना में खड़े होते हैं, इंस्ट्रक्टर इस बार ज़ीक को वार्न करता है कि कमांड से पहले मूव न करे। लेकिन लगता है कि जेकेन अपने सर्वेंट को साथ ले आया है जो ज़ीक को और खुश कर देता है। आखिरकार ज़ीक की पास्ट लाइफ में लियम एक एक्सेप्शनल फाइटर की रेपुटेशन रखता था और उसने मर्सेनरी किंग का टाइटल भी हासिल किया था। जेकेन का सर्वेंट होने के नाते लियम क्रेडल एकेडमी में शामिल हुआ था, लेकिन एक दूर का रिश्तेदार होने की वजह से उसकी एजुकेशन को नज़रअंदाज किया गया। उसने हायर एजुकेशन के लिए एकेडमी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक छोटे से नेशन बरान के नाइट ऑर्डर में शामिल हो गया। जब बैरन आखिरकार गिरा तो लियम एक मर्सनरी बन गया। उस कठिन समय में स्ट्रॉन्ग लोग अपने साथ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते थे। अपने लंबे कार्यकाल के साथ लियम एक रेड नाइट के रूप में प्रोमिनेंस तक पहुंचा और आखिरकार स्टोन मर्सनरीज की बुनियाद रखी। उसने 3 सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप्स को यूनाइट किया और मर्सनरी किंग का टाइटल हासिल किया। जब एम्पायर ने स्टोन मर्सनरीज को हायर किया तो लियम कॉन्टिनेंटल वॉर्स में शामिल हुआ, जहां ज़ीक और नॉर्दर्नर्स ने उसे एक पावरफुल एनिमी के रूप में सामना किया। लेकिन इस बार ज़ीक ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग फ्यूचर बनाने का फैसला कर लिया है। जब इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, जेकेन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है जो हवा के करंट्स को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन ज़ीक बिना देखे उस पंच को पकड़कर ब्लॉक कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जेकेन तुरंत ज़ीक का हाथ दूर फेंकता है और अपने किक से सामना करता है, लेकिन यह किक उसके लिए बैकफायर हो जाती है। जब उसका किक कनेक्ट होता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है। पता चलता है कि उसने ज़ीक के स्ट्रॉन्ग बैरियर को हिट किया है जो उसके एल्बो के गिर्द बन गया था और इससे जेकेन की लेग को बहुत डैमेज हुआ है। जब जेकेन अपनी इंजर्ड लेग को देखता है, ज़ीक तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा जेकेन अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ीक का मकसद उसके चेहरे पर पंच मारना नहीं था। ज़ीक उसकी रिब्स पर एक पंच मारता है जो जेकेन को बहुत सारा केचप टोकने पर मजबूर कर देता है। यह ओवर कॉन्फिडेंट बास्टर्ड आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। अपना फख्र और बहादुरी खो चुका है। वह गुस्से में अपने साइड किक को ज़ीक को मारने का ऑर्डर देता है। अब ज़ीक का सामना लियम से है
और यह बास्टर्ड सीरियस किलिंग वाइब्स दे रहा है। लियम की लंबी रीच जीक के लिए एक सीरियस डिसएडवांटेज है, इसलिए जीक पहले अटैक करने का फैसला करता है। वह रेडी होता है और स्लैश स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ पंचेज मारता है। जीक इतनी तेजी से मूव करता है कि सिर्फ उसके शैडो दिखाई देते हैं, जो एक के बाद एक पंचेस फेंक रहे हैं। यह स्किल एनिमी की नज़र को पूरी तरह से खराब कर देती है। जो लोग पास खड़े देख रहे हैं वह असली डर महसूस कर रहे हैं। जीक का परफॉर्मेंस देखकर वह शॉक्ड हैं। जीक जानता है कि वह क्यूरियस और कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। जिस सोसाइटी में सब सोर्ड से लड़ते हैं, एक फाइटर की फिस्ट फाइटिंग टेक्निक देखना एक रेयर बात है, चाहे यह एबिलिटी कितनी ही कमाल की हो। लेकिन यह जीक के बॉडी पर भी बहुत बोझ डालती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज लियम का मॉन्स्टरस फिजिक है। वह कोई काउंटर अटैक्स या डॉजेस नहीं कर रहा, बल्कि बस अपने गार्ड के साथ सब कुछ सह रहा है। जीक को पता है कि वह सही डैमेज नहीं कर पा रहा, इसलिए वह एक फाइनल पावरफुल स्ट्राइक की तैयारी करता है, जो लियम के गार्ड को तोड़ने के लिए काफी होगा। लेकिन जब जीक स्ट्राइक करता है, लियम बिना किसी मुश्किल के उस अटैक की दिशा चेंज करके अटैक डॉज कर लेता है। जीक और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लियम ने तो ब्लिंक तक नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले ही पल लियम मौका पकड़ता है और जीक को हवा में उठाकर जमीन पर पटकने की तैयारी करता है। लेकिन जीक ऐसा नहीं होने देता। वह तुरंत लियम के सर पर स्ट्राइक करता है। उसकी क्लास स्किल हाइटेंड सेंस एक्टिवेट हो जाती है और इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके वह लियम को डेडली नेक होल्ड में लॉक कर लेता है, जिससे लियम की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। चाहे लियम का बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो, ऑक्सीजन के बिना उसका दिमाग पावरलेस हो जाता है। लेकिन लगता है कि जीक ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। लियम हार नहीं मानता और इसका सामना करता है और एक के बाद एक पावरफुल ब्लोज मारता है। एक के बाद एक पंचेस की वजह से जीक ब्लड तोकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आखिरकार लियम की बॉडी साथ छोड़ने लगती है। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वह ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। लोग बैटल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो परेशान होने की बजाय एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और जीक से लड़ने का इंतजार नहीं कर पा रहा। पैंक्रेशन का दिन खत्म होने के बाद जीक अपने क्वार्टर्स में वापस आता है, जहां उसका सर्वेंट उसका हाल पूछता है। उसने सुना है कि जीक मैचेस में बहुत जख्मी हो गया था। जीक कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटलर इंसिस्ट करता है कि वह उसकी पल्स चेक करे ताकि वेरीफाई हो सके कि सब कुछ सही है। जीक समझ जाता है कि ओल्ड मैन सिर्फ यह देखना चाहता है कि क्या उसने अपना ऑरा अवेकन कर लिया है। आखिरकार जीक अपना हाथ सर्वेंट की तरफ बढ़ाता है, जो तुरंत ब्लू एनर्जी को उसके हाथ से जीक में भेज देता है। यह ब्लू एनर्जी देखकर जीक रुककर सोचता है कि क्या उसका सर्वेंट सच में एक ब्लू नाइट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी का ऑरा चेक किया जाता है तो लोग आमतौर पर डांटियन चेक करते हैं। ऑरा को किसी और की बॉडी में डालना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन इस ओल्ड मैन का इतना प्रिसाइज कंट्रोल होना बताता है कि वह एक ब्लू नाइट है। जाहिर है सभी नाइट्स एक जैसे नहीं होते। उन्हें उनकी मार्शल प्रावेस टेक्निक्स और ऑरा मैनिपुलेशन प्रोफिशिएंसी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। व्हाइट स्वॉर्ड्समैन नोविस लेवल है और ब्लेसिंग से पहले सभी बच्चे व्हाइट स्वॉर्ड्समैन होते हैं। येलो स्वॉर्ड्समैन वह लेवल है जो आप तब हासिल करते हैं जब आपका ऑरा अवेकन हो जाता है और आपका डांटियन ओपन हो जाता है। क्रेडल के सभी ट्रेनीज ब्लेसिंग के बाद येलो स्वॉर्ड्समैन बन जाते हैं। जब आप ऑरा को फ्रीली कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप नाइट का टाइटल हासिल करते हैं। पर्पल नाइट लेवल वह है जब आप अपने सोर्ड को ऑरा से रीइंफोर्स कर सकते हैं, जबकि ब्लू नाइट लेवल वह है जब आप खुद ऑरा ब्लेड बना सकते हैं। इससे आगे वे लोग अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ चुके हैं। वे रेड नाइट कहलाते हैं, जैसे मर्सनरी किंग लियम और जीक ने अपनी रिग्रेशन से पहले हासिल किया था। फिर ब्लैक नाइट है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं। इस सब के बावजूद जीक सोचता है कि उसका सर्वेंट, जो क्लियरली कमांडर बनने लायक है, कैसे उसका बेबी सिटर बन गया। लेकिन जीक को पूरा यकीन है कि यह आदमी उसकी ईथर का पता नहीं लगा सकता, जो सिर्फ दुनिया के 2 लोग ही यूज कर सकते हैं। आखिरकार ओल्ड मैन अपनी एग्जामिनेशन खत्म करता है और एक फर्म टोन में अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रहा है। जीक कूल बने रहता है और ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता और बटलर से पूछता है, क्या तुम कुछ जानते हो? बटलर रिपोर्ट करता है कि जीक का रिक्वेस्ट किया हुआ ट्रेनिंग रूम पहले ही तैयार है। जीक इस बात से खुश होकर ओल्ड मैन को आराम करने के लिए भेज देता है। जब जीक अकेला चलता है तो उसे एक डर है कि शायद बटलर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। इससे बचने के लिए वह फैसला करता है कि बटलर को अपने पास ही रखेगा, ताकि वह उस ओल्ड मैन को मैनिपुलेट कर सके और जरूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जीक को अभी यह भी समझना है कि किसने बटलर को उस पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है। उसे पता है कि उसकी माँ की तरफ से कोई ऐसा नहीं करेगा, इसलिए यह काम सिर्फ उसके सौतेले भाई बहनों का हो सकता है। जब जीक पर्सनल ट्रेनिंग रूम में एंटर होता है तो वह वहाँ की लग्जरी देखकर दंग रह जाता है। यह उस घर की शान को और भी बढ़ा देता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वह सिस्टम को चेक करने का फैसला करता है। सिस्टम पैनल उसके सामने आता है और वह देखता है
कि उसकी स्लैश स्किल प्रोफिशिएंसी 10% तक पहुंच चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह अंदाज़ा लगाता है कि शायद स्किल्स को बार बार यूज़ करने से वे लेवल अप हो जाती है। स्लैश स्किल नेचुरली एक्टिवेट होती है उसके एक्शंस के हिसाब से और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। वह समझ पाता है कि अगर वह कुछ नया सीखेगा तो वह भी यहाँ स्किल के रूप में ऐड हो सकता है। वह अभी भी कंफ्यूज्ड है कि स्किल और क्लास स्किल में क्या फ़र्क है, लेकिन वह देखता है कि दोनों एक ही तरह एक्टिवेट होते हैं। आखिर में ड्रैकोनियन स्किल है, लेकिन वह अभी यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि इसे अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। वह उस ऑप्शन को प्रेस करता है और नेक्स्ट सिस्टम विंडो उसे बताती है कि वह मॉन्स्टर्स को मारकर कर्मा पॉइंट्स हासिल कर सकता है, जो अभी उसके पास 0 हैं। मॉन्स्टर्स की बात करें तो ज़ीक सोचता है कि डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम पर्पल नाइट लेवल करना होगा। अभी के लिए उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि वह पास्ट में कैसे वापस आया और यह सिस्टम क्या है, और यह भी कि स्किल्स और क्लास स्किल्स में क्या फ़र्क है। उसकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि शायद यह सब उस एंशिएंट रेलिक से जुड़ा है, लेकिन वह पक्का नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सब कुछ जोड़ सके। जो भी हो, वह अपनी सोर्ड उठाता है और फैसला करता है कि वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा ताकि और स्ट्रांग बन सके, चाहे वह सिस्टम हो या ड्रेकर लिनिएज। इस दुनिया में 2 पावर्स जानी जाती हैं, एक नाइट्स का ऑरा और दूसरा मेजेस का माना। नाइट्स अपनी ऑरा को डांटियन में रीइंफोर्स करते हैं, जबकि मेजेस अपनी माना को सर्कल्स के थ्रू रिफाइन करते हैं। ये दोनों पावर्स अलग हैं, मतलब अगर किसी ने एक पावर अवेकन कर ली तो वह दूसरी नहीं कर सकता। लेकिन ज़ीक का किस्मत खराब थी, उसने न तो डांटियन अवेकन किया और न ही सर्कल। इसकी वजह से ही लोगों ने ज़ीक को यूजलेस समझा और उसे भटकने पर मजबूर कर दिया जब तक वह अपने मास्टर से नहीं मिला। अपने वैगाबॉन्ड डेज में उसके मास्टर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे वैल्यूएबल लेसन था हीलिंग का आर्ट और ईथर हॉल। ईथर हॉल एक यूनिक टेक्निक है जो उसके मास्टर ने डेवलप की थी। इस टेक्निक से ज़ीक ने नेचर की एनर्जी ईथर को हार्नेस करना सीखा। आज तक वह और उसका मास्टर ही सिर्फ इस दुनिया के 2 ईथर यूजर्स हैं। सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ज़ीक को लगता है कि वह बेहोश होने वाला है, लेकिन उसकी क्लास स्किल हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही एक और क्लास स्किल विगर रिकवरी भी। हीलिंग एक बहुत रेयर स्किल है जो ज़ीक को अपने मास्टर से मिलने से पहले नहीं पता थी। अगर कोई उसे यह स्किल यूज़ करते हुए देखे तो उसे IR रेगुलर का लेबल लगा देंगे। इसीलिए उसने लियम से लड़ते समय यह स्किल यूज़ नहीं की और रूम में वापस आने के बाद ही खुद को हील किया। जब उसका बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाता है तो वह प्रैक्टिस जारी रखता है। वह जानता है कि वह एक पल भी जाया नहीं कर सकता। सुबह तक ज़ीक बिल्कुल थका हुआ लगता है। पूरी रात बिना रुके ट्रेनिंग करने के बाद पूरा हॉल उसकी मेहनत का सबूत है, जहाँ फ्लोर पर बहने और सोड के गहरे निशान हैं। कुछ समय बाद 1 हफ्ता गुजर जाता है और हम खुद को क्रेडल कैफेटेरिया में पाते हैं। वहाँ ज़ीक कुछ स्टूडेंट्स को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है। वह सोचते हैं कि वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है क्योंकि वह एक बॉर्न लूजर है। वह सोचते हैं कि शायद ज़ीक ने ब्लैक मैजिक में हाथ डाला है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट लाउंज में सभी बिग शॉट स्टूडेंट्स डिनर कर रहे हैं। सबसे पहले राइना है जो स्टेक खा रही है, फिर ओवेन जिमन्स है जो काम और कंपोज्ड है, और उनके सामने लियोन बैठा है जिसने मार खाई है और बिल्कुल हारा हुआ लग रहा है। ओवेन उसे कहता है कि वह सही से खाए क्योंकि उसे सोर्ट्समैनशिप ड्यूएल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन लियोन किसी भी वजह के बिना इरिटेट हो जाता है और टेबल पर इतना जोर से हाथ मारता है कि उसका जूसी स्टेक जमीन पर गिर जाता है। इस टेबल स्लैम की वजह से रैना का स्टेक भी प्लेट से उड़कर गिर जाता है, जिससे वह बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। रैना का गुस्सा अब आखिरकार लियोन को थोड़ा ठंडा कर देता है। जाहिर है ये चारों स्टूडेंट्स ज़ीक से नफरत करते हैं, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे एक साथ हैं। लेकिन चाहे वे एक ही ग्रुप में हैं, उनके बीच इतना अच्छा तालमेल नहीं है। ज़ीक के लिए नफरत उन्हें एक साथ जोड़ रही है। ओवेन मानता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में बहुत ब्रेव और इम्प्रेसिव था, लेकिन वह पक्का है कि सोर्ड्समैनशिप में ज़ीक हार जाएगा। जहाँ तक उसे पता है, ज़ीक को सोर्ड पकड़ना भी सही से नहीं आता, इसलिए वह किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। उनमें से एक स्टूडेंट यह भी कहता है कि ज़ीक इतना कमज़ोर है कि उसे एक रिक्वेस्ट पर एक सोर्ड बनवाना पड़ा क्योंकि आम सोर्ड्स उसके लिए बहुत भारी थे। फिर भी लियोन के लिए यह समझना मुश्किल है कि वह कैसे उस नाली के कीड़े से हार गया। वह लगता है कि ज़ीक पैंक्रेशन में सिर्फ लक की वजह से जीता है, लेकिन लगता है कि रैना उनकी बात से सहमत नहीं है। अगर वे लोग सच में यह बकवास मानते हैं तो उनमें से किसी को भी ड्रेकर हाउसहोल्ड का नाइट बनने का हक तो नहीं है। यह कहकर वह रूम से बाहर निकल जाती है। डुएल के दिन से पहले कुछ चीज़ें जानना समझना ज़रूरी है। पैंक्रेशन से अलग सोर्ड ड्यूल्स में रियल सोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो क्रेडल में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स का कारण बनती है। यह वह जगह है जहाँ कैडेट्स के स्किल्स का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फाइनल एग्जाम्स के 1 महीने बाद ब्लेसिंग राइट शुरू होगा, वह इवेंट जहाँ ड्रेकर अपनी ऑरा अवेकन करते हैं।
डुएल का दिन आखिरकार आ गया है और इंस्ट्रक्टर जीक को आने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेज पर आता है, अपने कंधे पर एक जायंट सोर्ड लिए हुए। यह सोर्ड उससे भी बड़ी है। सभी इसे देखकर हंसते हैं, सोचते हैं कि जीक को लगता है कि बड़ा सोर्ड एकता बेहतर है और इससे उसे कुछ फायदा होगा। दूसरी तरफ से रेना आती है जो बिल्कुल गुस्से में लग रही है और जीक को चैलेंज करती है। हमारा हीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वह बिना किसी देरी के हाँ कर देता है। रेना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जीक इतनी आसानी से एक क्लेमोर उठा रहा है। अब जब वह उसे फेस टू फेस देख रही है तो उसे एहसास हो रहा है कि यह वही जीक नहीं है जिसे वह जानती थी। वह जीक जो सोर्ड सही से पकड़ भी नहीं पाता था। अब उसका प्रेजेंस इतना गहरा है कि राइना नर्वस महसूस करने लगती है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह जीक से डरने का सोच भी कैसे सकती है। अब पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर जब राइना खुद चैलेंज किया है। दूसरी तरफ जीक भी नर्वस महसूस कर रहा है। वह जानता है कि उसकी आर्म टेक्निक्स इस ड्यूल में काम नहीं आएंगी, क्योंकि लाइटनिंग नाइट रेना टेरोन के खिलाफ लड़ना कोई मजाक नहीं है। यह मौत को दावत देना है। रेना टेरोन, जिसे जीक की पास्ट लाइफ में सब लाइटनिंग नाइट के नाम से जानते थे, रेना ने कॉन्टिनेंटल वॉर्स में अपना नाम बनाया और नेक्स्ट जनरेशन के ड्रेकर में से एक सबसे महान के रूप में पहचानी जाने लगी। वह उन कुछ रेयर लोगों में से है जिन्होंने ब्लेसिंग राइट से पहले ही अपनी ऑरा अवेकन कर ली थी। जीक को याद है कि रेना ने अपनी ऑरा कुछ साल पहले अवेकन की थी, लेकिन क्रेडल में उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही थी। ड्यूअल शुरू होने का सिग्नल मिलते ही दोनों कंटेस्टेंट्स अपनी सोर्ड्स क्लैश कर देते हैं। पहली क्लैश के बाद रेना पीछे हटकर फिर से उस पर अटैक करती है। एक स्ट्राइक से वह जीक को पीछे धकेल देती है। सिर्फ इन 2 स्ट्राइक से ही जीक यह समझ जाता है कि राइना उसकी एक्सपेक्टेशंस से भी बेहतर है। रेना फिर से उस पर अटैक करती है, अपनी सोर्ड को जितनी तेजी से स्विंग कर सकती है कर रही है और एरिया को स्पार्क्स से रोशन कर देती है। बैकग्राउंड में उसके दोस्त घबराए हुए हैं, उसे एक ही स्ट्राइक में जीक को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनमें से एक वाइजर स्टूडेंट इन इडियट्स को याद दिलाता है कि राइना जीक के साथ खेल नहीं रही, यह जीक है जो उसे पीछे धकेल रहा है। रेना की नज़र से वह जीक के अटैक में गलतियां साफ देख रही है, लेकिन हर बार जब वह उनका फायदा उठाकर अटैक करने की कोशिश करती है, उसकी सोर्ड जीक की सोर्ड से ब्लॉक हो जाती है, जैसे वो जानबूझकर उसे यह गलतियां दिखाकर उसके साथ खेल रहा हो। और भी गुस्से की बात यह है कि जब वह एक अटैक ब्लॉक करता है तो वह जानबूझकर एक और गलती छोड़ देता है ताकि रेना उस पर स्ट्राइक करे। ऐसा लगता है कि यह ड्यूल जीतने के लिए नहीं है, बल्कि रेना को सिखाने के लिए है। कुछ अटैक्स के बाद रेना आखिरकार पीछे हट जाती है, बिल्कुल थकी हुई। वह अपनी सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहती है, लेकिन जीक के चेहरे पर एक बूंद भी पसीना या थकान नहीं है। असल में वह बोर्ड लग रहा है। उसे रेना का परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही। रेना बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रही है, बिना किसी ऑरा के इस्तेमाल के। लेकिन यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह सबको अपने वीक समझती है। अब जब वे लड़ रहे हैं, जीक फैसला करता है कि वह उसकी मदद करे और उसे इस स्पर्धा से बाहर निकाले। वह जानबूझकर एक लो स्टांस लेता है, जैसे वह एक ही मूव में गैप क्लोज करने वाला है। रेना अपनी स्पीड पर कॉन्फिडेंट है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन एक पल में जीक गैप क्लोज कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। रेना को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देता। वह अपनी सोर्ड इतनी जोर से स्विंग करता है कि उसकी जायंट ब्लेड की फोर्स से ज़मीन क्रैक हो जाती है। दूसरी तरफ रेना श्योर है कि जब तक उनके बीच डिस्टेंस है, वह उसके मूव्स पर रिएक्ट कर सकती है। जीक अपनी सोर्ड हवा में स्विंग करता है, लेकिन उसका मकसद उसे हिट करना नहीं था, बल्कि उसकी स्विंग की फोर्स से उड़ने वाले पत्थर रेना के चेहरे पर लगते हैं, जिससे उसकी नाक इंजर हो जाती है। अगले ही पल जीक अपनी भारी सोर्ड लेकर उस पर अटैक करता है। जब रेना देखती है कि वह शाइनी ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है, तो उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म। लेकिन हैरानी की बात है कि जीक की सोर्ड अचानक हवा में उड़ जाती है और कुछ फीट दूर गिरती है। इसके साथ ही क्राउड जीक को लूजर घोषित कर देता है और राइना को ऑरा के बिना जीतने की बधाई देता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को पता है कि यह सच नहीं है। वह इतना घबरा जाता है जैसे उसे पता चला हो कि उसके एक से ज्यादा बाप हैं। कैडेट्स ने यह नोटिस नहीं किया था कि जब जीक का अटैक रेना के करीब आया तो उसने बहुत ही कम ऑरा का इस्तेमाल किया, इतना कम कि मुश्किल से ही नोटिस हो पाया। यह बात कि जीक ने उसे उसकी ऑरा यूज करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसने एकेडमी में दाखिल होने तक ऑरा न इस्तेमाल करने का वादा किया था, बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। जब राइना वहीं खड़ी होती है, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। उसे अपने वादे को तोड़ने का अफसोस है। तभी जीक अपनी मुट्ठी बनाकर उस पर अटैक करता है और उसके गले पर स्ट्राइक करता है, उसे याद दिलाता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। राइना घुटनों के बल गिर जाती है और उसके मुंह से केचप बहने लगता है। कैफेटेरिया में बैठने वाले दोस्तों में से एक बुजदिल इसे देखकर बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यह तो सोर्ड ड्यूअल था
और वह जीक के इस घटिया अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी लोग जीक की तरफ उंगलियां उठाते हैं, उसे शेमलेस कहकर बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जीक बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह कामली रैना से पूछता है कि क्या वह जारी रखना चाहती है। रैना दूसरी तरफ मानती है कि वह अभी तक नहीं हारी है और सोचती है कि जीक ने सिर्फ इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि उसका फाइट पर ध्यान नहीं था। लेकिन जब वह इसके बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि अगर जीक के हाथ में नाइफ होता तो वह अभी तक मर चुकी होती। इस वजह से वह ईमानदारी से हार मान लेती है। जब क्राउड, जो कुछ देर पहले तक जीक का मजाक उड़ा रहा था, यह देखता है तो शॉक में चला जाता है। जीक ड्रेकर, जिसे कुछ दिन पहले तक ह्यूमन स्कम का लेबल दिया गया था, अब फेमस हाउसेस के सबसे टैलेंटेड बच्चों में से एक है। यह बात कि रैना टुन, द लाइटनिंग नाइट, हार गई, सभी के लिए बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है। सीन अब एबल्स कासल में शिफ्ट होता है, जहां एक घातक बैटल खत्म हो चुका है और जिसमें लहू का डेरा छोड़ा गया है। विलियम ये हॉरिफिक सीन देखता है और समझ नहीं पाता कि एबल कैसे शांति से चाय पी रहा है बिना किसी टेंशन के। एबल का ध्यान अब एक लेटर पर है जिसमें जीक ड्रेकर की रैना द प्रोडिजी के खिलाफ जीत का जिक्र है। वह उठकर पूछता है कि ब्लेसिंग राइट में कितना टाइम है, क्योंकि फुल मून तक काफी टाइम है। एबल को लगता है कि ड्रेकर फैमिली को विजिट करना सही रहेगा। यह सुनकर विलियम शॉक्ड हो जाता है कि वह खुद जा रहा है, लेकिन इस सोर्ड मास्टर को जीक के अवेकनिंग के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। जब जीक की जीत ने क्रेडल के बाकी सभी को हैरान कर दिया तो जीक ने अपनी अचीवमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अपनी ट्रेनिंग में वापस लग गया। जीत का जश्न मनाने से इनकार कर दिया। 1 महीना गुजर गया और आखिरकार ब्लेसिंग राइट का दिन आ गया। जीक अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वह अपनी ओरिजिनल लाइफ में कैसे एक रेड नाइट बन गया, खासकर जब उसके पास इतना खराब बॉडी था। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वह स्टेटस विंडो ओपन करने का कमांड देता है। उसकी मास्टरी स्किल, जैसे उसने सोचा था, एक्सपर्ट लेवल पर है। मास्टरी स्किल होने की एक्सपर्ट लेवल पर होने की वजह से वह कोई भी स्किल जल्दी सीख सकता है। इसी वजह से उसके कई स्किल्स रैंक डी और ई में हैं। उसने अपनी स्विफ्ट स्टेप्स स्किल की मास्टरी भी इम्प्रूव कर ली है, वही स्किल जो उसने रैना के खिलाफ इस्तेमाल की थी। अपने शार्प सेंसेस की वजह से वह जान जाता है कि बटलर उसे देख रहा है। डेकर अपने मास्टर को बताता है कि वे लोग 2 घंटे में इवेंट के लिए निकलने वाले हैं। जीक सोचता है कि अब तैयार होने का टाइम आ गया है। जीक ने मेन एस्टेट में काफी टाइम से विजिट नहीं किया है। वह अब ड्रेकर फैमिली के घर की तरफ जा रहा है, जो ट्रॉय के दूसरे छोर पर है, जबकि फैमिली का मेन रेजिडेंस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। ब्लेसिंग राइट वहां होता है जहां ड्रैगन स्लेयर की लेजेंड शुरू हुई थी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीक कैरेज से बाहर निकलता है और ड्रैगन्स नेस्ट लेयर में दाखिल होता है। अंदर जाते ही जीक देखता है यहाँ सभी लोग वीआईपीज हैं जिन्हें सारा कॉन्टिनेंट जानता है। जीक को पता है कि कुछ लोग यहाँ सिर्फ उसे ऑब्जर्व करने के लिए भेजे गए हैं। यह सब जानने के बाद भी जीक को लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर उसका खून खौलने लगता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि एबल है, जो किसी से हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि उसे इस इवेंट में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह सिर्फ एक इंसान के लिए आया है और वह इंसान है उसका सबसे छोटा भाई। यह आदमी एबल ड्रेकर फैमिली का सेकंड सन है, जिसे द लायन ब्लेड का निकनेम दिया गया है, लेकिन उसका एक और मशहूर नाम है द बुचरिंग नाइट। जीक अपने एल्डर ब्रदर का सामना करते समय अलर्ट रहता है, क्योंकि उसके पास इस सिचुएशन में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अपनी प्रीवियस लाइफ में सेकंड सन ने कभी भी जीक को ब्लेसिंग राइट में ऑब्जर्व नहीं किया था। इसका मतलब है कि जीक के एक्शंस ने फ्यूचर को बदल दिया है। गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधकर जीक सोचता है वह अपनी सेकंड लाइफ वेस्ट नहीं करेगा। जल्द ही ब्लेसिंग राइट शुरू हो जाता है। एरन को पहले वॉरियर के रूप में बाहर आने को कहा जाता है। वह अपना हाथ एक मिस्टिकल पूल में डालता है, जिससे उसका हाथ ब्लू एसेंस से भर जाता है। यह समझाया जाता है कि हर ब्लेसिंग राइट रिचुअल में ड्रेकर ब्लड लाइन का हर मेंबर अपना सील्ड ऑरा अवेकन करता है, वह भी तब जब वह क्रेडल से ग्रेजुएट होने वाले होते हैं। यह 12 साल की उम्र में होता है और एरन अभी इसका पहला उदाहरण बन चुका है, जहां आम नाइट्स जो 20 साल की उम्र के बाद ऑरा अवेकन करते हैं। यह प्रोसेस ड्रेकर फैमिली के लिए 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जब वे ऑरा अवेकन करते हैं, वे ऑरा के साथ ड्रैगन स्लेयर का एक खास स्किल भी अवेकन कर सकते हैं, जिसे माना इनहिबिशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माना लैंप्स हार्शली रिएक्ट कर रहे हैं और रेड स्पार्क्स निकल रहे हैं। जो लोग माना इनहिबिशन हासिल करते हैं वे रेड और ब्लैक नाइट्स के बराबर स्ट्रांग बन सकते हैं। इसे प्योर ब्लड अवेकनिंग कहते हैं। माना इनहिबिशन ट्रेट की वजह से कैंडिडेट्स को फैमिली के बनाए हुए स्पेशल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, वरना वे एक रेगुलर लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। रैना, जो पहले ही अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुकी है, ये स्पेशल ग्लव्स पहनती है। जब कोई प्योर ब्लड होने का साबित कर देता है तो उसे ड्रेकर नाम दिया जाता है और उसे मनी सपोर्ट और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लोग बड़बड़ाने लगते हैं जब आखिरकार वह कैंडिडेट स्टेज पर आता है जिसका सबको इंतजार था।
सभी सोचते हैं कि इस बच्चे का अवेकनिंग रेना से भी बेहतर होगा। जब ज़ीक स्टैचू के सामने खड़ा होता है तो हैरान होता है कि कैसे वह अपनी पिछली लाइफ में पहले ही एक बार यह सब कुछ कर चुका है। पिछली बार का एक्सपीरियंस उसके लिए दर्दनाक था, लेकिन ब्लेसिंग राइट ही था जिसने उसे क्रेडल में आगे बढ़ने में मदद की थी। यह वह दिन था जब उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। उसके पास हील करने की एबिलिटी है, ईथर को मैनिपुलेट कर सकता है और सबसे ऊपर वह अपनी एबिलिटीज से स्ट्रांग बन गया है। इसलिए वह ब्रॉन्ज स्टैचू से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। जब वह अपना हाथ पूल में डालता है तो स्टैचू रिएक्ट करती है, वह हिलने लगती है और फिर अचानक रुक जाती है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यह ऐसा कुछ है जो पहले कभी किसी कैंडिडेट के साथ नहीं हुआ। यह देखकर एबल भी शॉक्ड रह जाता है। जब ज़ीक अपना हाथ बाहर निकालता है तो वह सोचता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। एबल की वजह से ही उसने जल्दी में कंक्लूजन्स बना लिए थे और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। बाकी लोग सिर्फ इस बात से शॉक्ड हैं कि जिस कैंडिडेट के अवेकनिंग का सबको इंतजार था वह ऑरा अवेकन नहीं कर पाया। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद भी अवेकन नहीं कर सका। फिर वह सवाल उठाया जाता है कि कैसे उसने रईना को हरा दिया। अब सभी को लगता है कि शायद उसने कोई गंदा ट्रिक इस्तेमाल की होगी, लेकिन हमारे हीरो को किसी की परवाह नहीं है। वह बहुत स्ट्रांग बनने पर फोकस कर रहा है। सिस्टम एरर का एक्सपीरियंस करने के बाद माफी के साथ हेलो कहता है। ज़ीक कंफ्यूज्ड लगता है जब सिस्टम उसे बताता है कि उसकी क्लास आइडेंटिफिकेशन में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मैसेज का यह हिस्सा उसका ध्यान खींच लेता है। सिस्टम उसे बताता है कि इनपुट कंप्लीट है और टर्मिनल ने यूज़र की टैलेंट को हीलर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसके साथ ही वह एक रेयर क्लास अनलॉक कर लेता है। ज़ीक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब स्टैचू रेड लाइट से चमकने लगती है, प्योर ब्लड की अवेकनिंग का इंडिकेशन। कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि वह सीधे रेड नाइट के रूप में शुरू हो रहा है। सिस्टम कनेक्ट होकर ज़ीक की सोल में एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग अनलॉक कर देती है। इस समय एबल खामोशी से अपने भाई को देख रहा है। ज़ीक के सारे अवेकन टैलेंट्स एक साथ मिलकर एक नई क्लास बनाते हैं, द इमॉर्टल। ज़ीक के लिए यह सब कुछ समझना मुश्किल है, खासकर जब वह यह नई यूनिक क्लास देखता है। उसके बॉडी को घेरने वाली गोल्ड लाइट की चमक लोगों का ध्यान खींच लेती है। वे श्योर हैं कि उन्होंने स्टैचू से रेड लाइट देखी है, लेकिन अब उनमें डाउट्स पैदा हो रहे हैं। ज़ीक को समझ आ गई है और सोचता है कि अभी उनके सामने बोलना बेकार है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या स्टैचू खराब हो गया है, लेकिन फिर माना लैंप फिर भी क्यों रिएक्ट कर रहा है। वे यह मानना नहीं चाहते कि यह प्योर ब्लड की अवेकनिंग है। तभी एबल तालियां बजाने लगता है। लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह नए प्योर ब्लड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने में फेल हो गए हैं। वह सोचता है कि यह मौका सेलिब्रेट करने का है, शक करने का नहीं। क्योंकि लोग एबल के सामने बोल नहीं सकते, इसलिए वे भी तालियां बजाने लगते हैं। एबल ज़ीक के लिए ग्लव्स तैयार करने का ऑर्डर देता है। ज़ीक ग्लव्स लेता है, लेकिन उसे यह ग्लव्स पसंद नहीं है। वह वहाँ से चला जाता है, जबकि एबल को लगता है कि ज़ीक खुश है। हमारे हीरो को गुस्सा आ रहा है कि उसे एबल की मदद मिली। ब्लेसिंग राइट खत्म हो जाता है और अब सेलिब्रेशन पार्टी है जिसमें सभी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ज़ीक अपने सिग्मा मेल माइंडसेट पर है। वह पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं रखता। ज़ीक अचानक रुक जाता है जब एक आवाज़ उसका नाम लेती है। उसने सोचा नहीं था कि एबल अचानक आ टपकेगा। एबल जानना चाहता है कि यह बच्चा कहाँ जा रहा है और उसे एक हैंडशेक के साथ बधाई देता है। चाहे ज़ीक अपने बड़े भाई से नफरत करता है, लेकिन हैंडशेक से इनकार उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए वह अच्छा दिखाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की एक बुरी याद आ जाती है। किसी वजह से ज़ीक अपना हाथ वापस खींच लेता है और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। एबल अपनी इविल नेचर का हिंट देता है और इस ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए अपने छोटे भाई को दोष देता है। ज़ीक के ख्याल में वह एक ऐसे आदमी से हाथ नहीं मिला सकता जिसे वह सबसे ज्यादा घटिया समझता है। एबल को ज्यादा परवाह नहीं है। वह उसे अलविदा कहकर चला जाता है और कहता है कि वे लोग फिर मिलेंगे। ज़ीक भी कंफर्म करता है कि वह एक दिन अपने भाई से जरूर मिलेगा। पार्टी में कई लोग दो प्योर ब्लड्स की रीसेंट अवेकनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने यह नहीं समझा है कि ज़ीक की गोल्डन लाइट का क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वे सोच रहे हैं कि ज़ीक कहाँ है, क्योंकि वह कहीं नजर नहीं आ रहा। हम ज़ीक को देख पाते हैं, लेकिन वह एक अलग रूम में रिलैक्स कर रहा है। इस अजीब से इवेंट के बाद वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि अवेकनिंग में क्या हुआ था। प्योर ब्लड अवेकनिंग्स की बात करें तो उनमें माना इनहिबिशन एक स्किल होती है जो बताती है कि ड्रेकर फैमिली ड्रैगन्स के खिलाफ है, जो माना का सोर्स माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सोल्जर्स को माना की जरूरत होती है और प्योर ब्लड्स को स्पेशल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर ज़ीक प्योर ब्लड अवेकनर है तो ग्लव्स उतारते ही उसे प्रॉब्लम्स होनी चाहिए थी, लेकिन ग्लव्स उतारने के बाद भी वह ठीक है। यह देखकर वह स्टेटस विंडो ओपन करता है जो पहले से अलग है। माना इनहिबिशन की जगह उसके पास एक यूनिक स्किल है, माना रिफ्लेक्शन। क्यूरियस होकर
जीक इस स्किल के डिटेल्स पढ़ने लगता है। वह देखता है कि माना रिफ्लेक्शन एक डिस्टॉर्शन फील्ड बनाता है जो पास के माना को कैंसिल कर देता है। यह एक स्किल है जो माना लैंप्स पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि यह पैसिव नहीं है। ब्लेसिंग राइट से पहले वह एक रेयर क्लास हीलर था, लेकिन अब उसे यूनिक इमॉर्टल माना जा रहा है जो वह समझ नहीं पा रहा है। कंफ्यूजन बढ़ जाती है जब सेरेमोनी के ग्रेजुएट्स में से सभी ब्लू ऑरा हासिल करते हैं जो आमतौर पर अवेकनिंग्स होते हैं। सिर्फ रेना ही एक्सेप्शन थी जिसे रेड प्योर ब्लड अवेकनिंग मिला था। हमारे हीरो के साथ भी यही हुआ, लेकिन आखिरकार उसकी अवेकनिंग गोल्ड में हो गई। सिस्टम ने उसे बताया था कि क्लासिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जीक सोचता है कि क्या ब्रॉन्ज स्टैच्यू अवेकनिंग के समय उसकी स्किल्स को मेजर कर रहा था। जब सिस्टम ने स्टैच्यू को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी तो स्टैच्यू ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और रेड लाइट इमिट की। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जीक को लगता है कि स्टैच्यू का काम यह जज करना नहीं है कि किसी ने अवेकन किया है या नहीं, बल्कि उसका काम है उनकी क्लास की पावर को मेजर करना। रेड लाइट का मतलब है रेयर क्लास और गोल्ड लाइट का मतलब है यूनिक क्लास। और यह स्टैच्यू एक रेलिक है जो टाइम के पहले से यहाँ है। आजकल क्लास आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए स्टैच्यू का सिर्फ एक ही काम है, अवेकन्ड लोगों को उनसे अलग करना जो अवेकन नहीं हुए हैं। लोगों ने रेड लाइट का मतलब गलत समझा है। वे सोचते हैं कि यह प्योर ब्लड अवेकनिंग है, जबकि असल में यह बताता है किसी को रेयर क्लास मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैन फैमिली का हेड भी अभी तक इस बात से अनजान है। जीक देखता है कि उसके पास 100 कार्मा पॉइंट्स आ चुके हैं। वह सोचता है कि शायद ये पॉइंट्स सेरेमोनी के समय उसे मिले हैं और वह उन्हें ड्रैकोनियन स्किल खरीदने में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। परचेज के बाद सिस्टम में इंफॉर्मेशन चेंज होती है। अब उसके पास बिगिनर स्किल्स का एक सेट है, जैसे ड्रैगन आइज, माइट ऑफ द ड्रैगन और डिवावर। पहले 2 स्किल्स तो उसे समझ में आ जाती हैं, लेकिन तीसरी स्किल डिवावर उसे समझ नहीं आती क्योंकि वह स्किल उसे कुछ पचाने में हेल्प करेगी। जीक अपने पॉइंट्स को किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जिसके बारे में वह श्योर नहीं है, इसलिए वह ड्रैगन आइज और माइट ऑफ द ड्रैगन चूज करता है। दूसरी स्किल इस्तेमाल करने में रिस्क है क्योंकि इसमें ऑरा का इस्तेमाल होता है और जीक के पास ऑरा नहीं है। अभी के लिए वह ड्रैगन आइज एक्टिवेट करता है ताकि देखे कि इसमें क्या खास बात है। शुरुआत में जीक को कुछ खास महसूस नहीं होता, न ही उसके सेंसेस में कोई नया फर्क दिखाई देता है, न ही उसके सराउंडिंग्स में। लेकिन जब वह गार्डन में स्टैच्यू को देखने के लिए विंडो खोलता है तो स्किल उसकी मैग्निफिकेशन को बढ़ा देती है, जिससे वह दूर की चीज़ें करीब से देख सकता है। उसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। स्टैच्यू की बनावट के बारे में इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आ जाती है। यह पावर इस्तेमाल करने से उसकी नसों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बिल्कुल एग्जॉस्टेड महसूस करता है। खुशकिस्मती से उसकी हीलिंग फैक्टर काम करने लगती है और उसकी एग्जॉस्शन को ठीक कर देती है। हैरानी की बात है कि जीक ने हीलिंग एक्टिवेट करने का सोचा भी नहीं था, यह खुद ही एक्टिवेट हो गई। सिस्टम स्क्रीन देखते समय वह देखता है कि उसकी सारी क्लास स्किल्स पैसिव एबिलिटीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं और एक लेवल अप भी हो गई है। हीलिंग फैक्टर अब उसकी बॉडी को बिना एक्टिवेशन के रिपेयर कर सकता है। यह उसकी पिछली स्किल का बेहतर वर्जन है। चाहे हीलिंग बहुत ही ओपी लगती है, लेकिन इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना वह पिछली लाइफ में मरा नहीं होता। हीलिंग फैक्टर पैसिव स्किल बन गई है और इसका टेस्ट करने के लिए जीक एक ब्लेड लेकर अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है। सेकंड्स बाद हीलिंग फैक्टर ऑटोमेटिकली काम करने लगती है और कट को बिल्कुल ठीक कर देती है, कोई निशान तक नहीं छोड़ती। अकादमी से ग्रेजुएट होने में आमतौर पर 5 साल लगते हैं, लेकिन जीक कॉन्फिडेंट है कि वह यह काम 2 साल में कर लेगा। ड्रेकर एकेडमी सबसे बेहतर नाइट एकेडमी है। कोई भी जोशीला नाइट इसमें दाखिल होने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है। यह एकेडमी ट्रॉय सिटी के सेंटर में है, जो हर नए सेमेस्टर के साथ नई जिंदगी से भर जाती है। जब जीक दूसरे स्टूडेंट्स के बीच चल रहा होता है तो वह देखता है कि हायर रैंक्ड स्टूडेंट्स नाइट से कम नहीं हैं। अगर इन लोगों का क्रेडल के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करें तो वे सिर्फ ग्रेट फैमिलीज के बच्चे लगते हैं। जीक सोचता है कि उसकी पूरी फैमिली बिखरी हुई है। ड्रेकर फैमिली को सपोर्ट करने वाली 3 ग्रेट ब्रांच फैमिलीज हैं, जिन्हें ग्रेट फैमिलीज कहते हैं। पहली है टन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका हिस्सा रहना है। दूसरी है जिमन्स ऑफ विजडम और तीसरी है वीसी फैमिली ऑफ गोल्ड। इन तीनों फैमिलीज के बच्चे भी यहाँ हैं, लेकिन जीक उनके बारे में एक सेकंड भी सोचने को तैयार नहीं है। सीन अब हाई क्लास डॉर्मेट्री प्लैटिनम मैंशन में शिफ्ट होता है। यह हाई क्लास डॉर्मेट्री एक ट्रेनिंग हॉल, एक बड़ी लाइब्रेरी और यहाँ हर तरह के प्रीमियम फैसिलिटीज मौजूद हैं। सबसे बेहतर प्योर ब्लड अवेकनर्स को एक एडिशनल प्रिविलेज मिलता है, फ्लोर मास्टर का टाइटल। यह फ्लोर प्लैटिनम फ्लोर के नाम से जाना जाता है। एक मेड हमारे हीरो का स्वागत करती है और उसे उसके असाइंड फ्लोर तक ले जाया जाता है, जहाँ बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पहुँचकर जीक इतने सारे लोग देखकर थका हुआ महसूस करता है। उसे बताया जाता है कि डेकर दूसरे रूम में उसका इंतजार कर रहा है।
जीक टाइम बर्बाद किए बिना उसे मिलने चला जाता है। बटलर अपने मास्टर को कुछ दिखाना चाहता है। वह उसे प्रीमियम ग्लव्स दिखाता है जो उसने अवेकनिंग के समय हासिल किए थे। जीक के पास पहले से ही नए ग्लव्स हैं, लेकिन अब उसकी नज़र एक नई सोर्ड पर है। वह अपनी ब्लेड चूज करता है और बटलर बिना सवाल जवाब के उसे सपोर्ट करता है। ट्रॉय का दूसरा हिस्सा पहाड़ियों के करीब है, इसलिए यहाँ अच्छे आयरन और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की कमी नहीं है जो एलमनाई की पावर को बढ़ा देते हैं। डेकर यंग मास्टर के लिए एक क्राफ्ट्समैन ढूंढना चाहता है, लेकिन जीक अपने लिए ब्लैकस्मिथ खुद ढूंढने जाएगा। गैलन हेल्बर्ट का नाम बटलर ने पहले कभी नहीं सुना है। वह उन्हें पर्सनली देखना चाहता है और वह इस आदमी से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराएगा। साथ ही वह जीक को याद दिलाता है कि कल उसकी पहली क्लास शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख ले। बाद में जीक नोट्स पढ़ रहा होता है जब उसे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। प्लैटिनम फ्लोर उसके लिए रिजर्व है। अब वह अपनी नई ड्रैकोनियन स्किल्स टेस्ट करके उसे डेवलप कर सकेगा। एक मेड यंग मास्टर को बताती है कि रैना ने उसे डिनर का इनविटेशन भेजा है। जीक सुनकर शॉक्ड हो जाता है और विजिट करने का फैसला करता है। वह उसके फ्लोर पर पहुंचता है और थोड़ा हैरान होता है क्योंकि रैना वहां कोई अजीब सी गेम खेल रही है। वह उसका स्वागत करती है और यूनिक डिनर सेटिंग के लिए माफ़ी मांगती है। जीक को कोई एतराज़ नहीं है और वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। वे दोनों पहले खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं। टेबल के सामने बैठी रैना को ऑब्जर्व करते हुए जीक समझ जाता है कि वह अपनी पेट में ऑरा का इस्तेमाल कर रही है, और वह भी इस मुकाम पर जब हम एक कैजुअल डिनर कर रहे हैं। वह सोचता है कि शायद वह पर्पल नाइट बनने की कोशिश कर रही है, जो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसकी सोर्ड स्किल्स अपनी लिमिट तक क्यों पहुंच चुकी हैं। ऐसा करके वह अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही है। डिनर खत्म करने के बाद जीक एग्जॉस्टेड और सरप्राइज्ड होता है क्योंकि रैना ने उससे ज़्यादा खाना खाया है। जब दोनों का पेट भर जाता है तो रैना बात के असल मुद्दे पर आना चाहती है। वह जीक को टून फैमिली का फुल सपोर्ट ऑफर करती है। जीक सोचता है कि यह कोई गलतफहमी है और उसे याद दिलाता है कि हम दोनों प्योर ब्लड अवेकनर्स हैं। रैना जवाब देती है कि वह गलत है। प्योर ब्लड्स होने के नाते उन्हें कई प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्लैटिनम फ्लोर भी उन्हीं में शामिल है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते। रेना जीके को टून फैमिली का सपोर्ट लेने की ऑफर देती है। रेना अपनी बात दोबारा कहती है, लेकिन हमारे हीरो का मूड उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने का है। वह नो कह देता है, जिससे रेना शॉक्ड हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही कि वह यह डील क्यों नहीं मान रहा है। इसमें जीक का ही फायदा है। जीक अपनी सीट से उठकर वापस जाने का इरादा करता है और कहता है कि उसे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना खिलाने का बदला चुकाने के लिए वह एक पर्सनल एडवाइस शेयर करता है। जीक बताता है कि रैना अपनी सोर्ड को पावर के साथ यूज करती है और शायद यह उसके परिवार के खून में है कि वे लोग पावर और स्ट्रेंथ को सब चीज़ों से आगे रखते हैं। जीक उसे बताता है कि असल में रैना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है। वह उसे कहता है कि वह अपने दुश्मन पर सीधे अटैक करने की जगह अपने लाइट बॉडी का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करे। जीक सोचता है कि अगर वह ऐसा करे तो वह पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है, रैना को गुस्से में छोड़कर। रैना अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहती है जो उसकी फैमिली इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक यही किया है, लेकिन वह जीक की बात इग्नोर नहीं कर सकती। उसे भी लगता है कि फैमिली में नाम बनाने के लिए उसने फैमिली ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड स्टाइल ऐसा हो गया है। जीक ने यह बात पकड़ ली थी। जब रैना छोटी थी और एक जीनियस के रूप में प्रेज्ड होती थी तो किसी ने उसे कोई एडवाइस नहीं दी थी। जीक के साथ मिलने के बाद उसके सोचने का तरीका बदल गया है और अब वह जीक के सुझावों पर सोचने के लिए तैयार है। सीन अब जीक पर शिफ्ट होता है। वह सोच रहा है कि अपनी नई स्किल्स के साथ वह कितना पावरफुल हो गया है। अब पूरी रात की ट्रेनिंग भी उसे रोक नहीं पाई। अब उसके पास न खत्म होने वाला स्टैमिना है जो इस दुनिया में सिर्फ इसी के पास है। अपनी प्रीवियस लाइफ में यह जगह उसके लिए सिर्फ हेल थी, लेकिन अब अपनी नई अवेकेंड स्टेट के साथ यह बिल्कुल चिल है। जीक अब उस सुकून को एंजॉय कर रहा है जो पैसे या पावर से नहीं खरीदा जा सकता। जब वह अपने काम में बिजी होता है तो जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आता है। ओवेन, जो फैमिली का तीसरा बेटा है और धोखाधड़ी में एक्सपर्ट है, उसने जीक को प्रीवियस लाइफ में धमकाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने जीक को डिनर का इनविटेशन भी दिया था, लेकिन जीक ने इनकार कर दिया था। इस लाइफ में ओवेन बिल्कुल फ्रेंडली बर्ताव कर रहा है। जीक समझ जाता है कि जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव किस इनविटेशन लेटर की बात कर रहा है। ओवेन पूछता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो जीक जवाब देता है कि उसे उसके मैसेजेस की कोई परवाह नहीं है। जीक का यह बेइज्जती भरा जवाब ओवेन के दोस्त का ध्यान खींच लेता है, जो सोचता है कि यह लड़का एक पोलाइट इनविटेशन के बदले इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। जीक उससे कार्ड खींच लेता है, लेकिन जीक को पार्टी में जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वह वहाँ से चला जाता है, यह समझकर कि जिमन्स फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव ओवेन का चमचा बनने की कोशिश कर रहा है। अचानक से यह बास्टर्ड हिम्मत दिखाता है और जीक पर अटैक कर देता है। जीक अटैक ब्लॉक कर लेता है, जबकि उसने उसके पेट पर ऑरा से वार किया।
डर्बन रॉजवेल अपना नाम चिल्लाता है और कहता है कि वह सबसे बड़ा नाइट है, शायद यह सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। हमारा छोटा ड्रेकर उसकी छोटी सी स्पीच पर हंसते हुए कहता है कि यह आदमी तो नाइट भी नहीं है, वह तो सिर्फ एक कैडेट है। जीक तेजी से आगे बढ़ता है और इस आदमी के पेट पर एक मुक्का मारता है जो माइक टाइसन का मुकाबला कर सकता है। यह उसे जमीन पर गिरा देता है, जबकि जीक खुशी से जिमन्स फैमिली के अगले बंदे को चैलेंज करता है कि वह भी आकर उसके मुकाबले का मजा चखे। ओवेन उसके करीब आता है और कहता है कि जीक को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत घमंड है और वह इस बात से इम्प्रेस नहीं हुआ। ग्रुप जीक को अकेला छोड़कर चला जाता है। जीक उन्हें सिर्फ एक सर्कस के जोकर समझता है। चलो जरा ड्रेकर एकेडमी के अंदर की बात करते हैं। यह 2 क्लासेस में बंटा हुआ है। पहला है नॉर्मल क्लास, जहां उनको पढ़ाया जाता है जिनके अंदर टैलेंट की कमी होती है। वह क्लास मेहनत और डिसिप्लिन से चलती है। दूसरी स्पेशल क्लास है जहां कुछ खास कैडेट्स बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। इस एकेडमी में टॉप के लोग और एलीट्स स्पेशल क्लास में जमा होते हैं। इसीलिए जीक को भी उम्मीद थी कि यहाँ कुछ खास लोग होंगे, लेकिन उसको सब वही पुराने लोग दिखे जिन्हें वह क्रेडल से जानता था। वह मजाक भी करता है कि यह स्पेशल क्लास नहीं बल्कि क्रेडल क्लास है। क्लास शुरू होती है और इंस्ट्रक्टर पोडियम पर एक खास आदमी को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह मिस्टीरियस आदमी कभी 20 साल पहले एम्पायर का कमांडर इन चीफ था और यह वही आदमी है जिसने एम्पायर पर हुए अटैक को अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी से रोका था। डीन हावर्ड ड्रेकर को वेलकम किया जाता है। वह इस एकेडमी के हेड हैं और उनको वॉर हीरो के नाम से जाना जाता है। हावर्ड को उम्मीद की किरण और टैक्टिकल वॉर का मास्टर माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वह जितना मशहूर है उससे कहीं ज़्यादा कमीना है। उसने अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को इन्फॉर्मेशन लीक की थी और वह लक से बच गया। सीधी बात है, वह लकी था कि लोगों को यह बात पता नहीं चली। जीक उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि पिछली लाइफ में उसे एकेडमी से बाहर निकलवाने में इसी का हाथ था। कहीं जाने को नहीं था तो जीक ट्रॉय के जंगल में भटक रहा था। वहाँ उसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया और सदर्न कार्टेल को बेच दिया। इस आदमी का वजूद जीक की जिंदगी के एक दर्दनाक लम्हे से जुड़ा हुआ है और वह इस मोटे गाजर से अपना बदला जरूर लेगा। डीन की स्पीच खत्म होती है और टीचर क्लास शुरू करते हैं। कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अरीना में जाने को कहा जाता है। अरीना में जीक हैरान है कि उसे ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सीखनी पड़ रही हैं। अपनी पिछली जिंदगी में वह ऑरा यूज नहीं कर पाता था और 2 साल बर्बाद कर दिए थे, जबकि नॉर्मल इंसान को 3 महीने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को वेलकम करता है और अपना नाम रोज नाइट आंड्रे ड्रेकर बताता है। वह उन्हें ड्रैगन स्लेइंग की बेसिक्स सिखाएगा। स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए हैं क्योंकि वे इस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते। जीक को नाम सुनकर याद आता है, एंड्रे प्योर ब्लड अवेकनर नहीं है, फिर भी वह एकेडमी से जल्दी ग्रेजुएट हो गया था और वालहाला से वैलेडिक्टोरियन बना था। वह ड्रेकर फैमिली से भी नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट इतना कमाल का है कि उसने ड्रेकर फैमिली का नाम हासिल कर लिया। यह वह बंदा है जिसके बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जीक मानता है कि स्पेशल क्लास के टीचर्स सब अलग लेवल के हैं, लेकिन यह बंदा अपनी खराब बर्ताव के लिए मशहूर है। आंड्रे उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देता है और कहता है कि चुप रहो ताकि वह क्लास शुरू कर सके। वह कैडेट्स को अपनी तलवारें निकालने को कहता है। उसकी नज़र जीक की स्पेशल सोर्ड पर पड़ती है जो बाकी तलवारों से बहुत बड़ी है। जीक दिखाता है कि इस सोर्ड को चलाना उसके लिए कितना आसान है। आंद्रे उसे गुस्से में अरीना में आने को कहता है और सोचता है यह लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, अपने से बड़ी तलवार लेकर आया है। लेकिन यह तो टिपिकल टीचर वाली बात है और जीक ने जानबूझकर यह तलवार नहीं उठाई। अपनी प्रीवियस लाइफ में भी वह ऐसी ही तलवार यूज करता था। वह अकड़ कर बोला, मैं इस वेपन से इंस्ट्रक्टर को हरा सकता हूँ। यह सुनकर आंड्रे को गुस्सा आ गया। सीन इतना टेंस हो गया कि जीक के सिस्टम ने मेंटल डिफेंस स्किल एक्टिवेट कर दी ताकि वह सिचुएशन हैंडल कर सके। आंद्रे भी रेडी हो गए, अपनी तलवार निकालने लगा ताकि इस लड़के को दिखा सके कि बातों में और करने में फ़र्क होता है। लेकिन जीक तो यही चाहता था। इंस्ट्रक्टर जीक की जीत के लिए एक कंडीशन रखता है, वह लड़के के घमंडी वर्ड्स को इग्नोर करेगा और उसे अपनी क्लास में कुछ भी करने की इजाज़त देगा। इंस्ट्रक्टर यह भी कहता है कि वह ईजी जाएगा और अपनी ऑरा भी यूज़ नहीं करेगा, लेकिन यह तो बिल्कुल जीक के एडवांटेज में खेल रहा है। वह अपनी एबिलिटी पर इतना कॉन्फिडेंट है कि वह आंड्रे को हरा सकता है क्योंकि उसे उसकी वीकनेस का पता है। लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे देख रहा है, जीक अननेसेसरी अटेंशन लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उसका स्ट्रैटेजी है कि आंड्रे के यूनिफॉर्म को थोड़ा सा काट दे और फिर हार मान ले। फाइट शुरू होती है जब जीक अपने टीचर की गर्दन पर वार करता है, लेकिन आंड्रे अपने ब्लू नाइट स्किल्स दिखाते हुए उसके स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फाइट टफ होने वाली है और जीक को यह पता है। वह हर तरफ से अटैक करता है, लेकिन हर बार उसका टीचर क्विक रिएक्शन टाइम के साथ उसके सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी कैडेट्स देखकर हैरान होते हैं कि नाइट इतने ब्रिलियंट तरीके से जीक के अटैक्स को 30 मिनट तक हैंडल कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात,
आंड्रे अपनी ब्लेड को हिलाते हुए और बॉडी को थकता हुआ महसूस करता है। वह समझ नहीं पाता कि यह लड़का इतना एग्जॉस्टेड होने के बाद भी कैसे इतना स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। फाइट अब आंड्रे के लिए डिफिकल्ट होती जा रही है। यह दिखाता है कि ड्रेकर फैमिली के प्योर ब्लड अवेकनर्स कितने काबिल हैं और उन्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जीक अपने टीचर के कम स्टैमिना का फायदा उठा रहा है। ऑरा की बात करें तो ड्रेकर फैमिली का ऑरा कल्टीवेशन अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। वे लोग ट्रेनिंग हो या रोज के काम हर समय अपना ऑरा ट्रेन करते रहते हैं। यह सांस लेने की तरह आसान बन जाता है। अब जब आंड्रे अपना ऑरा यूज नहीं कर रहा तो वह खुद को कमजोर फील कर रहा है। यही बात जीक के लिए फायदेमंद है। आंड्रे एक और बार जीक की ब्लेड को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जीक हार नहीं मानता। उसका ईगो डिमांड करता है कि उसका ओपोनेंट ऑरा यूज करने पर मजबूर हो। जीक अपना स्ट्रैटेजी बदलता है ताकि आंड्रे अपना ऑरा यूज करे। वह ग्राउंड से जंप करके स्विफ्ट स्टेप स्किल एक्टिवेट करता है और आंड्रे के ब्लाइंड स्पॉट से लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अटैक करता है। आंड्रे को समझ नहीं आ रही होती और जीक क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। अपनी सारी पावर एक अटैक में डाल देता है। आंड्रे हैरान रह जाता है कि एक कैडेट इतना एडवांस्ड स्किल कैसे यूज कर सकता है। जब वह जीक की तरफ मुड़ता है तो वह अपने लेग में थोड़ी सी ऑरा डालकर अटैक डॉज कर लेता है। फिर कुछ देर बिना वेट किए आंड्रे स्काई स्लाइस एक्टिवेट करता है और जीक को उड़ा देता है। यह इतना पावरफुल अटैक था कि जीक की स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है और वह इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसका हीलिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जीक अरीना में गिर जाता है जबकि आंड्रे अपनी स्वॉर्ड शीथ करके गुस्से में जाने लगता है। आंड्रे अनाउंस करता है कि अब से जीक की क्लास ले या न ले उसकी चॉइस है। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और है जो यह ट्राई करना चाहता है, क्योंकि सब जीके के साथ जो हुआ देखकर इतने डर गए हैं कि कोई आवाज तक नहीं उठाता। उसके गुस्से से सब इतने डर गए हैं कि कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। इसके बाद क्लास दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जीक हॉस्पिटल के बेड पर चिल कर रहा होता है और अपने परफॉर्मेंस को लेकर खुश हो रहा है। उसका ओरिजिनल प्लान जो आंड्रे का यूनिफॉर्म काटने का था वेस्ट हो गया, लेकिन उसने आंड्रे को ऑरा यूज करने पर मजबूर कर दिया। यह एक अच्छा रिजल्ट था क्योंकि उसने अपने टीचर को फाइट में टांग दिया था। लेकिन आंड्रे का आखिरी अटैक जो स्काई स्लाइस था वह ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का सबसे बेसिक मूव है। स्काई स्लाइस एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन जब एक ब्लू नाइट इसे यूज करता है तो यह बहुत पावरफुल बन जाती है। उसे अपनी इन्फिनिट स्टैमिना और हीलिंग पर भरोसा है, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ ये दोनों चीजें काफी नहीं हैं। अगर उसे आजादी से जीना है तो और स्ट्रांग बनना होगा। वह ऐसी पावर चाहता है जिसके सामने कोई न टिक पाए। जब वह सोच में डूबा हुआ है तब एक अजनबी उसे मिलने आता है। जीक हैरान रह जाता है क्योंकि हॉस्पिटल वार्ड में एक शराबी आखिरी चीज है जो वह देखना चाहता है। वह इस आदमी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। यह आदमी ड्रेकर फैमिली के पेट्रियार्क के बारे में कुछ बुरी बातें बोलता है। जीक पूछने की कोशिश करता है यह आदमी कौन है, लेकिन यह शराबी खाने पीने में बिजी है। यह आदमी जीक की रिजेनरेटिव एबिलिटीज के बारे में पूछना चाहता है क्योंकि वह एक सीरियस अटैक से कैसे बच गया। सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से मेंटल डिफेंस एक्टिवेट कर देता है। जीक इसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि एकेडमी में कोई भी उसकी हीलिंग स्किल के बारे में नहीं जानता। जब जीक ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता तो यह बात उस आदमी को अच्छी नहीं लगती और वह उससे सच उगलवाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। जीक उसके पाम स्ट्राइक को डॉज कर लेता है जो इतना शार्प है कि बेड काट देता है। जीक सोचता है कि क्या यह आदमी कोई असैसिन है। वह बेडशीट का इस्तेमाल करके इस पागल को अंधा कर देता है। वह अपने सारे स्किल्स एक्टिवेट करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह आदमी जो अब अंधा हो चुका है आसानी से जीक की ब्लेड पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है कि वह जल्दी सीख लेता है। जीक घबराकर पीछे भागता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या है। जब यह आदमी उसे सोल्जर कहकर बुलाता है तो जीक को लगता है कि यह मिस्टीरियस आदमी उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता है। एक ड्रेकर होने के बावजूद जीक अपनी सोर्ड छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। असल में यह आदमी जीक को नाइट बनने की बजाय एक सोल्जर बनने का सुझाव देना चाहता है। यह आदमी मानता है कि जीक एक नाइट बनने के बजाय एक सोल्जर बनने के लिए ज्यादा सूटेड है। हमारा हीरो आखिरकार उसकी बातों को समझ लेता है और उस मिस्टीरियस आदमी से जो फीलिंग आती है जीक समझ जाता है कि यह आदमी कौन है। उन दोनों के बीच का पावर गैप इतना बड़ा है कि वह आदमी अगर चाहे तो जीक को आसानी से मार सकता है। जीक को लगता है यह आदमी शायद एक रेड नाइट के लेवल का है। वह आदमी जीक की बड़ी सोर्ड को देखकर कहता है कि आखिर वह अपने से बड़ी सोर्ड क्यों यूज कर रहा है। वह सोचता है कि जीक जिसमें इतना इंसेन टैलेंट है वह ऐसा वेपन यूज करके अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। जीक को यह कंफर्म हो जाता है कि यह आदमी पावरफुल पर्सन है, लेकिन अचानक ही आंड्रे आ जाता है और वह उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ रहा होता है। जीक यह सुनकर शॉक हो जाता है जब आंड्रे उस मिस्टीरियस आदमी को गार्डन कीपर डेक्स्टर बुलाता है। जीक को यकीन नहीं होता जबकि डेक्स्टर पूछता है कि आंड्रे ने उसे कैसे ढूंढा।
आंड्रे को याद आता है कि उसने डेक्स्टर को ट्रेनिंग रूम में पहले देखा था। वह ज़ीक को ऑर्डर देता है कि अगर उसकी इंजरीज हील हो चुकी हैं तो वह यहाँ से चला जाए। हमारा हीरो इस अजीब सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेक्स्टर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वह कुछ यूजफुल सीखना चाहता है तो एकेडमी के वेस्टर्न ग्रीन हाउस में आ सकता है। एक सेकंड के लिए शांति छा जाती है, लेकिन फिर ज़ीक इस ऑफर को मना करके जाने लगता है। डेक्स्टर को गुस्सा आता है और फिर ज़ीक के फादर की याद आती है जो ऐसे ही बिहेव करता था। क्योंकि ज़ीक अब एक गलेबल बच्चा नहीं है, वह जल्दी ही समझ जाता है कि अगर द गार्डनर इतनी आसानी से आर्थर पेट्रियार्क का नाम ले सकता है तो वह ज़रूर वही इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एंड्रे को ही स्टूडेंट बनाया है। ड्यूक ड्रेकर, द गेल नाइट, यह वही है जो मार्शल फोर्स यूज़ कर सकता है। यह पागल आदमी एक टाइम पर पूरे किंगडम के खिलाफ अकेला लड़ चुका है, फिर वह अचानक गायब हो गया था जब सब उसकी बातें कर रहे थे। ज़ीक ने कभी नहीं सोचा था कि वह एकेडमी में इतनी शांत जिंदगी जी रहा होगा। वह सोचता है कि शायद आंड्रे भी यहाँ डेक्स्टर की वजह से आया है। वह सोचता है कि क्या डेक्स्टर को ड्यूक का टाइटल उसकी पावर की वजह से मिला था या कुछ और। उसने एक रूमर सुना था कि यह पागल आदमी एक ब्लैक नाइट बन गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ब्लैक कलर पसंद था। Thank you for watching my video.